नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। बता दें कि संसद में कल वंदे मातरम पर चर्चा होनी है और ऐसे में लोकसभा में कल पीएम मोदी करेंगे चर्चा की शुरुआत। राज्यसभा में अमित शाह भी चर्चा करेंगे। बता दें कि देश की संसद में कल एक ऐतिहासिक बहस होने जा रही है जिसमें वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा होगी। लोकसभा में ये बहस कल शुरू होगी जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे करेंगे। तो वहीं राज्यसभा में 9 दिसंबर को ये चर्चा गृह मंत्री अमित शाह शुरू करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में ये बहस राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संसद के सत्रों बता दें कि खबरों की माने तो इस चर्चा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। लोकसभा में अंतिम वक्त बीजेपी की ओर से होगा और ऐसे में राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे, जब सदन के दोनों नेता यानी कि जेपी नड्डा भी बहस में शामिल होंगे। बहस पूरे दिन चलेगी और इसे एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे और अमित शाह भी चर्चा करेंगे। बड़ी जानकारी कि संसद के शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में लोकसभा में कल पीएम मोदी चर्चा करेंगे। वंदे मातरम पर चर्चा शुरू होने वाली है और ऐसे में कल का जो दिन है वो बेहद ही खास माना जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे और ऐसे में कल सोमवार का दिन बेहद ही खास है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संदीप जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि कल का जो दिन है वो बेहद ही खास है। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अनीता। तो कल संसद के शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे बहुत समय के बाद और विपक्ष जो है लगातार ये चाहता है कि बातचीत करें, वो चर्चाएं करें और कल वंदे मातरम पर चर्चा होने वाली है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? देखिए अनीता, बिल्कुल वंदे मातरम पर कल चर्चा होने वाली है और बीजेपी इसको लेकर काफी एक्साइटेड है। बीजेपी इसको बहुत पहले से सदन के अंदर रखना चाहती थी क्योंकि वंदे मातरम जो गीत है इसको पूरे 150 साल हो रहे हैं और ऐसे में हमें ये भी देखना पड़ेगा हमारे देश के अंदर हर चीज कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग में रंगी हुई होती है। जिस तरीके से वंदे मातरम का बंगाल से क्या कनेक्शन है, किसने लिखा, उनका क्या बंगाल से कनेक्शन है और कहीं ना कहीं कुछ लोग हमेशा से आपने देखा होगा देश के अंदर ऐसे रहे हैं जो वंदे मातरम को गाने से फरेज करते रहे हैं या बचते रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल भी ऐसे हैं कि वो लोग इससे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका वोट बैंक प्रभावित होने का डर उन्हें हमेशा बना रहता है। तो ऐसे में बीजेपी जहां वंदे मातरम पर चर्चा करेगी, जिन लोगों ने वंदे मातरम गाते गाते फांसी के फंदे को चूम लिया, उन स्वतंत्रता सेनानियों पर, उन शहीदों को याद करेगी, तो वहीं विपक्ष पर हमला भी करेगी जिन लोगों को और जिन कार्यकर्ताओं को, जिन पार्टियों को वंदे मातरम से प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में विपक्ष का तो ये कहना है एसआईआर पर चर्चा नहीं हो रही है, वोट चोरी पर चर्चा नहीं हो रही है और वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं चर्चाओं से भागने का कहा जा रहा है कि भाग रहे हैं इन सब से। ठीक है अनीता जी, मुझे लगता है कि राजनीति में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो अपनी बनाई पिच पर बैटिंग करना चाहता है। सरकार की अपनी तैयारियां है, सरकार चाहती है कि हम वंदे मातरम पर चर्चा करें, वंदे मातरम पर बात करें, लेकिन विपक्ष, क्योंकि विपक्ष को अपनी राजनीति करनी है, विपक्ष को ये लगता है कि पहले चर्चा एसआईआर पर होनी चाहिए कि किस तरीके से लोगों के वोट कट रहे हैं, किस तरीके से बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। तो कई बार चुनाव आयोग इन मामलों में लगातार घिरता रहा है। तो विपक्ष अपने तरीके से चाहता है कि चर्चा हो और उन विषयों पर चर्चा हो, उन बातों पर चर्चा हो, उन पॉइंट्स पर चर्चा हो जो आज की तारीख में एक समस्या बनी हुई है। लेकिन सरकार को लगता है कि चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा है, एसआईआर को जबरदस्ती मुद्दा बनाया जा रहा है जिस तरीके से पहले ईवीएम को मुद्दा बनाया जाता था। और ऐसे में कल जो है वो वंदे मातरम पर चर्चा होने वाली है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये जो वंदे मातरम की चर्चा हो रही है ये देश विभाजन के बीज बोने का काम कर रही है। ऐसा कुछ लग रहा है आपको? देखिए, वंदे मातरम पर चर्चा होना मुझे लगता है एक सार्थक चीज है। इसको विपक्ष को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, ना हमें नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए
क्योंकि हमारे इतिहास से जुड़ा है वंदे मातरम। वंदे मातरम वो गीत है जिसने लोगों को प्रोत्साहित किया, उनके अंदर एक एनर्जी भरी, जिससे हम लोगों को आजादी मिली और हम अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते रहे। तो ऐसे में इसको मुझे नहीं लगता राजनीति का शिकार बनाना चाहिए या बनना चाहिए किसी दल को या किसी को। खुलकर हमें इनके समर्थन में आना चाहिए कि वंदे मातरम हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है और हर भारतीय को वंदे मातरम गाना चाहिए और हम कहीं भी इसको गा सकते हैं और अपना सीना गर्व से चौड़ा कर सकते हैं। सर, ये यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया। उस दौरान भी विपक्ष ने बहुत ही हू हल्ला किया था। देखिए अनीता, बिल्कुल जिस तरीके से वंदे मातरम को अनिवार्य किया गया, मुझे लगता है ये एक उचित कदम है। इस तरीके की चीजों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है और मुस्लिम वोट बैंक जो है, मुस्लिम्स में ये माना जाता है कि हम जो पृथ्वी है, जो धरती है, जो भारत माता जिसको आप बोलते हैं, उसको माता नहीं बोल सकते। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये धर्म की आड़ में इस तरीके के डिसीजन लेने की कोशिश हो रही है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, जबकि मुझे लगता है कि देश प्रथम होना चाहिए किसी भी नागरिक के लिए, किसी भी देशवासी के लिए, किसी भी वोटर के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी भी नेता के लिए। तो अगर हमारे लिए राष्ट्र प्रथम होगा तो हमें वंदे मातरम से प्यार होगा, हमें अपने देश से प्यार होगा। तो ऐसे में क्या लग रहा है संदीप जी, कल का जो शीतकालीन सत्र है वो बेहद ही विशेष है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे। ऐसे में विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं घेरेगा केंद्र सरकार को। देखिए अनीता जी, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष एक बार फिर से कहीं ना कहीं हाँ उल्ला करने की कोशिश करेगा, या विपक्ष की यही बात रहेगी, वो अपनी बात पर अड़ा रहेगा कि आप वंदे मातरम पर चर्चा बाद में कर सकते हो। वंदे मातरम इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी एसआईआर है, जितना जरूरी चुनाव आयोग है, जितना जरूरी बीएलओ का जो उन्होंने अपना सुसाइड किया है, वो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है विपक्ष को। उन चीजों पर चर्चा होनी ज्यादा जरूरी लगती है। ऐसे में अगर बात करें कि वंदे मातरम जो गायन है उसको लेकर भी अब बहस होगी कल से। हालांकि बहुत टाइम से बहस होती आ रही है, जैसे कि आपने बताया कि पश्चिम बंगाल के थे जिन्होंने गाने लिखे थे, उसको लेकर भी अभी तक कांग्रेस की तरफ से या फिर विपक्ष की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये लिखा था। वो बंगाल से आते थे और बंगाल में बड़े गर्व और गौरव के साथ इसको गाया भी जाता है। वहां के लोग गर्व महसूस करते हैं। आप समझ सकते हैं जब किसी स्टेट की बात आती है और उस स्टेट के लोगों का जो योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में रहा, तो वो वाकई गर्व और गौरव की बात होती है। और आप ये भी जानते हैं कि बीजेपी किस तरीके से मुद्दों को उठाने के लिए मानी जाती है और किस तरीके से चीजों को निकाल करके सामने लाती है। तो कहीं ना कहीं वंदे मातरम पर टीएमसी को भी बीजेपी झटका दे सकती है बंगाल के अंदर, और विपक्ष को भी झटका दे सकती है। सीधा आरोप भी लगा सकती है बीजेपी कि देखिए वंदे मातरम को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वंदे मातरम का जो महत्व हमारे इतिहास में होना चाहिए, हमारे देश में होना चाहिए, कांग्रेस सरकार या कांग्रेस के जो गठबंधन की सरकार है उन्होंने वंदे मातरम को वो महत्व कभी नहीं दिया। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि ये जो अब कल चर्चा होने वाली है वो बेहद ही हंगामेपूर्ण होने वाली है। विपक्ष जो है वो एसआईआर पर बहस करने वाला है और यहाँ पर वंदे मातरम पर होगी बहस। देखिए बिल्कुल अनीता जी, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार वंदे मातरम को लेकर पूरी तैयारी में है। वो वंदे मातरम पर चर्चा करेगी और विपक्ष इस मामले में मुझे कमजोर नजर आता है। विपक्ष इस मामले में खुद घिर सकता है। ऐसे में या तो हाँ हुल्ला सदन के अंदर होता रहेगा या फिर विपक्ष कहीं ना कहीं बायकॉट करेगा और विपक्ष बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके का कुछ ना कुछ हमें सीन देखने को मिलेगा, जिससे कम से कम सदन की गरिमा भी बनी रहे और सदन का कामकाज अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर सदन का काम नहीं होता, हाँ हुल्ले की भेंट चढ़ जाता है, तो मुझे लगता है लोकतंत्र की हत्या के समान होता है। एक बहुत बड़ा खर्च, मैं आपको बताऊं, करीब 2.5 लाख रुपए पर मिनट का इस तरीके से खर्चा आता है, जो बहुत मोटा अमाउंट बैठता है। सदन के अंदर प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रॉपर बहस होनी चाहिए, जिस काम के लिए सदन बुलाया जाता है। बिल्कुल 19 तारीख तक सदन है, हालांकि कल 8 तारीख है, कुछ समय बीत चुका है, कुछ समय और है और अब देखना होगा कि कितनी बहस होती है, इसमें कितनी चर्चा होती है। हालांकि अहम मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, क्योंकि जो जनता जनार्दन है नेताओं को चुनकर यहाँ पर भेजती है कि उनकी दिक्कतों को रखा जाए। लेकिन अब कल की चर्चा पर सबकी नजर टिकी हुई है।
कितना खास होगा कल का जो चर्चा है का विषय, संदीप जी? देखिए, कल का दिन अनीता जी बहुत खास रहने वाला है। खास इसलिए रहने वाला है, कई ऐसे पहलू होंगे जो स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े हुए हैं, हमारी स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। जिन पर कल बातचीत हो सकती है। वो चीजें निकल कर हमारे और आपके सामने आ सकती है, क्योंकि जब डिस्कस होता है तो कई ऐसी चीजें हमारे दिल को छूने वाली, कई हमारे इतिहास को छूती हुई चीजें जो हमारी नॉलेज में नहीं आई है या हम लोग किताबों में नहीं पढ़ पाए हैं, उन चीजों बिल्कुल। का भी हमें इस तरीके के डिस्कशन में पता चलता है। तो कहीं न कहीं अच्छा रहने वाला है। अगर विपक्ष ने सरकार का साथ दिया तो डिस्कशन वाक़ई अच्छा रहेगा और बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपको पता चलेगा कि भगत सिंह ने किस तरीके से क्या चीज़ की थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या काम किया था। तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों पर भी चर्चा हो सकती है, उनके नाम भी आएँगे और स्वतंत्रता को फिर से याद किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाला पल होता है। बिल्कुल। लेकिन बस इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे राजनीतिक लोग आपसी राजनीति और आपसी लैग पुलिंग छोड़ करके सार्थक चर्चा करें। बिल्कुल संदीप जी, 150वीं वर्षगांठ चल रही है वंदे मातरम की। ऐसे में क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव है उस पर क्या प्रभाव देख सकते हैं हम, वंदे मातरम की जो चीजें चल रही हैं? देखिए अनीता जी, बिल्कुल अभी आपने हाल ही में देखा किस तरीके से बिहार का चुनाव संपन्न हुआ बिल्कुल। और बिहार के चुनाव में बीजेपी और बीजेपी अलायंस काफी मजबूत बन करके उभरे। और ठीक बिहार से लगता हुआ स्टेट है बंगाल। अब अगला नंबर बंगाल का है और आपने देखा होगा बंगाल के अंदर हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं किस तरीके से वहां पर बाबरी मस्जिद बनाने का मामला को तूल दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का झगड़ा भी इसमें हो सकता है। तो ऐसे में आज हम वंदे मातरम पर बात करेंगे या वंदे मातरम पर चर्चा करेंगे, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है इसमें राजनीतिक रंग तो रहेगा, उससे कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, हमें आपसी सौहार्द हमारा बना रहे, राजनीति चलती रहेगी, हार-जीत होती रहेगी, सरकारें बनती और बिगड़ती रहेंगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी की जो तैयारी है, बीजेपी की तैयारी शायद विपक्ष से ज़्यादा है और कहीं न कहीं टीएमसी, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये बीजेपी वंदे मातरम की चर्चा में इनको घेर सकती है। लेकिन यूपी में जो चुनाव होने वाले हैं और वंदे मातरम को लेकर जो योगी सरकार ने हर एक स्कूल में बोल दिया कि वंदे मातरम गायन होगा, ऐसे में विपक्ष भी है वो लगातार कह रही है कि 27 में हम ही आने वाले हैं। वो पूरी तरह से दांव ठोक रही है कि 27 में अब हम ही आएंगे। देखिए अनीता जी, क्या होता है राजनीति में हर काम के पीछे एक रोड मैप होता है, बहुत लंबा डिस्कशन होता है, पूरी आरएनडी होती है। तो यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार है और ऐसे में अगर वंदे मातरम स्कूलों में गाया जाता है या वंदे मातरम हम और आप याद कर लेते हैं और हम सुना सकते हैं, तो कहीं न कहीं इस चीज का इम्पैक्ट बंगाल चुनाव में भी पड़ेगा और आने वाले पंजाब का चुनाव हो या दूसरे राज्यों के चुनाव हो, उनमें भी पड़ेगा। और कहीं न कहीं बीजेपी माइलेज इस बात में भी ले जाएगी कि देखिए हमारे अंदर आज भी देशभक्ति है, हम आज भी राष्ट्रभक्त हैं। हम उन स्वतंत्रता सेनानियों ने जो चीजें शुरू की उसको आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस और कांग्रेस अलायंस जो है उन्होंने इन चीजों से दूरियां बनाई है। उन्हें केवल सत्ता चाहिए, वो केवल सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। इसमें राहुल गांधी भी गिर सकते हैं, अखिलेश यादव भी गिर सकती है, ममता बनर्जी भी गिर सकती है। तो ऐसे में बिहार में जब वोटिंग थी, चुनाव हो रहे थे, तो एसआईआर का, वोट चोरी का तमाम मुद्दे उठे थे। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करूं या फिर यूपी की बात करूं, तो ये मुद्दे फिर से उठेंगे? देखिए बिल्कुल ये मुद्दे उठेंगे और उठने भी चाहिए। जो चीजें कहीं ना कहीं मिस हो गई हैं या जो पार्टियों ने ध्यान नहीं दिया, पूर्ववर्ती सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, वे बिल्कुल। चीजें होनी चाहिए। अब वो मैं हूं या आम आदमी हो, कोई भी कहेगा वंदे मातरम होनी चाहिए थी, स्कूलों में पहले से होनी चाहिए थी। फिर सवाल ये आएगा जब हमारी आपकी डिबेट होंगी, हम कांग्रेस से पूछेंगे भाई आपने वंदे मातरम को क्यों बच्चों के उसमें शामिल नहीं किया, तो वहीं पर वो फंस जाएंगे। उसमें ये आएगा कि मुस्लिम समाज इसका विरोध करता है, मुस्लिम वंदे मातरम गाने से बचता है, वो भारत माता को मानने को तैयार नहीं है कि कोई धरती, कोई पृथ्वी, कोई भूमि का टुकड़ा हमारी माँ हो सकती है। तो इन चीजों पे कहीं ना कहीं माइलेज जो है वो बीजेपी और बीजेपी अलायंस को मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमारे लिए अपना देश और हमारी ये भारत भूमि अपनी सगी माँ से ज्यादा बढ़कर होती है। हमारे जो सैनिक बॉर्डर पर लड़ रहे हैं वो किसी एक देश के टुकड़े के लिए नहीं, वो बिल्कुल। भारत माता बिल्कुल। के लिए लड़ते हैं, जो अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं और शहीद हो जाते हैं। चलिए संदीप जी, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र कल बेहद ही अहम होने वाला है और ऐसे में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
वंदे मातरम पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि बेहद ही खास है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लोकसभा में कल पीएम मोदी चर्चा करेंगे और ऐसे में ये बेहद ही खास माना जा रहा है। 9 दिसंबर को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चर्चा करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और गोवा के इलाके में नाइट क्लब में हुए भीषण आग हादसे में अब तक कोई भी कार्रवाई भीषण हादसे में कई कार्रवाई शुरू हो गई है और ऐसे में शुरुआती जांच के बाद नाइट क्लब के एक मालिक को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आ रही है, जबकि अब तक इस मामले में कुल 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया है। शुरुआती जांच में कस्टमर्स की सेफ्टी को लेकर क्लब की लापरवाही भी सामने आई और मरने वालों के आंकड़े फिलहाल 25 पहुंच गए हैं और मरने वालों में विदेशी पर्यटक भी शामिल है और कुछ लोग इतनी बुरी तरह जले हैं कि उनके शिनाख्त करने के लिए भी डीएनए सैंपल नहीं है। गोवा पुलिस ने बताया कि हादसे में हुई लापरवाही को देखते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नाइट क्लब को फिलहाल सील कर दिया गया है और कई लोगों से पूछताछ जारी है। अधिकारियों ने कहा कि फायर सेफ्टी का पालन नहीं किया गया था, जिसकी वजह से क्लब मालिक पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। और घटना के बाद से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा है कि मैं आरपोर में आग की घटना की स्थिति का नजदीकी से जायजा ले रहा हूं, जिसमें 25 लोगों की जान गई है और 6 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों की हालत स्थिर है और उनके सर्वत्र इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है और इस पूरी घटना को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं ताकि कारणों और जिम्मेदारों की पहचान हो सके। सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं गोवा के गवर्नर अशोक गजपति राजू गोवा मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने भी हालातों का जायजा लिया। इंडिगो की उड़ानों में बड़े पैमाने पर हुई देरी और कैंसिलेशन के बाद से कंपनी ने संकट प्रबंधन टीम बनाई है। कंपनी की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोबल एविएशन ने कहा है कि ये टीम हालातों पर नजर रखकर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करेगी। इंटर ग्लोब एविएशन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जैसे ही उड़ानों के कैंसिल और लेट होने की समस्या सामने आई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तुरंत बैठक बुलाई गई और इस बैठक में प्रबंधन टीम ने स्थिति की गंभीरता और कारणों की जानकारी बोर्ड सदस्यों को दी। बयान के अनुसार बोर्ड मीटिंग के बाद फैसला लिया गया है कि कोई भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया गया है और ये टीम लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है और प्रबंधन से अपडेट ले रही है। इसके साथ ही कंपनी का कहना है कि बोर्ड सभी प्रभावित यात्रियों की परेशानी को कम करने के लिए तुरंत ही अहम कदम उठाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंच चुके हैं और लद्दाख की चोटियों और माइनस तापमान के बीच भारत ने बुनियादी ढांचों को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO द्वारा तैयार किए गए 5000 करोड़ रुपए की लागत वाले 125 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है और इस प्रोजेक्ट का सबसे अहम जो 920 मीटर लंबे शेक टनल का जो कि -40 डिग्री सेल्सियस जैसी भयंकर ठंड में भी सेना को तेज और भरोसेमंद पहुंचने का मुहैया कराएगी। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ रणनीतिक मोर्चे पर भारतीयों की क्षमता बढ़ाती है, बल्कि बॉर्डर वाले इलाकों में भी कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे आज 125 BRO परियोजनाओं और एक युद्ध स्मारक को राष्ट्र को समर्पित करते हुए बेहद ही खुशी हो रही है। हमारे सैनिकों की बहादुरी हम सबके लिए प्रेरणा है और ये सभी प्रोजेक्ट हमारे हीरो को श्रद्धांजलि है। रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और वार मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं राष्ट्र सेवा में वीर गति को प्राप्त हुए सभी जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, हमारे जवानों ने हमेशा से जिस पराक्रम और वीरता का परिचय दिया है वो अपने आप में हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। और मैं सही कहूं तो आज हम जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन यहां कर रहे हैं, ये हमारे उन्हीं वीरों को राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि है। इन्हें राष्ट्र को समर्पित करते हुए सचमुच मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, हमारी सेनाओं के बहादुर जवान और आप जैसे BRO के सभी कर्मी देश के लिए लगातार काम करते रहते हैं। रोड
सीएम योगी आदित्यनाथ अपने एक दिवसीय दौरे पर अलीगढ़ पहुंचे हैं और उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अलीगढ़ मंडल के चारों जिला अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज के जनप्रतिनिधियों और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु रहा एसआईआर, जिसके प्रति मुख्यमंत्री ने गंभीरता और सख्त दोनों ही संकेत दिए। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि सभी जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी बूथ स्तर पर पहुंचकर 100% मतदाताओं के गणना और पत्र भरवाने का काम सुनिश्चित करें और इसके साथ इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि और लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने अभियान को मिशन मोड पर चलाए रखने का निर्देश दिया और प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने के लिए उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित ब्रिगेड ग्राउंड में एक विशाल सामूहिक गीत पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार समेत कई राज्यों से आए साधु संत और लगभग 5 लाख सनातन धर्मावलंबी ने भाग लिया। 3 भव्य मंच बनाए गए थे, जहां पर लगभग 150 संत उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन भूमि पूजन के साथ किया गया और इस आयोजन में ज्ञानानंद महाराज जी मुख्य अतिथि रहे। साथ ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, पद्म भूषण श्री सम्मानित साध्वी और योग गुरु बाबा रामदेव भी मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजन का कहना है कि इसका उद्देश्य बंगाल की आध्यात्मिक परंपरा को सामने लाने और समाज में सौहार्द का संदेश देना है। स्वामी प्रतीपानंद महाराज ने कहा है कि आज के इस माहौल में आध्यात्मिक साधना लोगों के शांति और दिशा दे रही है। हजारों लोग पहले ही शामिल होने का वादा कर चुके हैं और इतनी बड़ी संख्या में भीड़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए। लोगों की संख्या देखते हुए 3 बड़े मंच तैयार किए गए। पूरे मैदान और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। भारत की दिग्गज महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने पलाश के साथ शादी टालने को लेकर अब चुप्पी तोड़ दी है। बता दें कि स्मृति ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर शादी रद्द होने की बात कबूली है। मंधाना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दी और शादी कैंसिल हो गई। क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा है कि मैं बहुत निजी इंसान हूं और मैं इसे ऐसे ही रखना चाहती हूं, लेकिन मुझे ये साफ करना है कि शादी कैंसिल कर दी गई है। मैं इस मामले को यहीं ख़त्म करना चाहती हूं और आप सभी से भी ऐसा ही करने का अनुरोध करती हूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इस समय दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें। बता दें कि मंधाना और पलाश की शादी 23 नवंबर को होनी थी, लेकिन शादी के दौरान बता दें कि मंधाना के पापा की तबीयत खराब होने की बात सामने आई थी, जिस कारण इन दोनों की शादी को रद्द करने का फैसला लिया गया था। लेकिन अब 15 दिन के बाद स्मृति मंधाना ने सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर कर शादी के कैंसिल होने की बात स्वीकार की है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।